हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाह के दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इंग्लिश में दूसरी भाषा में इसको आभासी एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको पसीडो या पॉसिडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। पसीडो आपने सुना होगा, पासा जिसे बोलते हैं, पासा जिसे डाइस बोलते हैं, वही डाइस है। तो पसीडो PSUEUDO पसीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये डेफिनेशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में बहुत बार आ चुकी है। अब ये देखिए कैसे, देखो इसी के ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। देखिए कैसे, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते, देखिए क्या है, प्रथम कोटि और वो भी छलिया। तो आपका कोटि कैसी होगी, आपकी कोटि छलिया में होगी एक। और कहता आभासी, और आपका कह रहा है आभासी एकाणुक, क्या बोलता है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। जब आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहेगा तो आभास आपको एक का होगा, कितना, एक अणु। एक अणु को कहते हैं एक आणविक अभिक्रिया। एक आणविक को कहते हैं जिसकी आणविकता एक हो, इसकी आणविकता एक हो। लेकिन यहाँ आभास ही एक हो रहा है, मतलब जा रहे हैं तो आभास ऐसा दिखाई दे रहा, दूर से दिखाई दे रहा, एक है, आभास हो रहा। आभास मतलब प्रतीत होना, ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, हमें पेड़ है, हम किसी वृक्ष को दूर से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूर से देख रहे हैं तो एक दिखाई दे रहा है। जब उसके पास जा रहे हैं तब आपको देखा कि हाँ वहाँ दो से ज़्यादा पेड़ हैं। समझ में आ रहा है। तो दो से ज़्यादा, ऐसे ही आभासी एकाणु, आभास एक का हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में देखते हैं तो दो या दो से अधिक होगा, ठीक है, क्या आणविकता होगी। समझ में आ गया। तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, आपकी डेफिनेशन बनेगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है, ठीक है, लेकिन आणविकता दो या दो से अधिक होती है, उन्हें आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपने शायद सुना होगा, मैंने आपको लिखा दिया था। एग्जाम्पल है CH3COOC2H5 प्लस H2O एरो, ठीक है, आपका ये लिखा हुआ है, स्क्रीन पर भी लिखा है, आप चाहो इसमें से नोट कर लो और चाहें आप इसमें से कर लो। ये आपकी रिएक्शन होती है तो बनता है CH3COOH प्लस और बनता है C2H5OH। मैंने बताया था आभासी एकाणुक अभिक्रिया कैसे, देखिए H2O की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा, किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा, केवल CH3COOC2H5 की सांद्रता में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब इसकी सांद्रता नहीं बदलती तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में, लिख लो, इसके नीचे लिखेंगे इस अभिक्रिया में H2O की सांद्रता नहीं बदलती है। तो H2O का सांद्रण कितना रहता है, 0 होता है, इसकी सांद्रता नहीं बदलती है, इसका मतलब ये शून्य कोट हो गया, शून्य कोट के लिए व्यक्त होगा। और CH3COOH के एक अणु की सांद्रता बदल जाती है, कितना अणु लिखा है, एक अणु, एक अणु की सांद्रता बदल जाती है, इसलिए एक कोट। तो इसका एक कोट हो गया, इसका 0 हो गया, तो एक में 0 जोड़ा तो एक ही रहा, इसलिए इसकी एक कोट होगी, ठीक है। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में H2O की सांद्रता नहीं बदलती है, इसलिए इसका वेग नियम कैसे होगा, तो एक का वेग नियम होगा वेग प्रोपोर्शनल। लिखने का तरीका CH3COOC2H5, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए CH3COOC2H, इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, कितने अणुओं की, एक अणुओं की, तो इसलिए एक लगा दिया। और इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इनटू मल्टीप्लाई H2O की घात 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको प्रदर्शित करने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक ही तरीका है। तो ये आपका वेग नियम कहलाता है, इसका वेग नियम ये होगा। अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेग प्रोपोर्शनल, ये तो इस पर घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे वही हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको भी इतना भी लिख सकते हैं अगर वेग नियम पूछे तो। ये मैंने आपको समझा दिया, क्लियर हुआ। तो आपको क्लियर समझ में आ गया। तो इसकी कोट कितनी हो गई बताइए, इसकी कोट हो गई, इस अभिक्रिया की कोट इक्वल टू 1, लेकिन आणविकता कितनी होगी, कोट समझ में आ गई। कोट क्या होता है, इस पर घात, इसको कोट कहते हैं, बताया था आपको, सांद्रण पर लगी घात को कोट कहते हैं। कोट की परिभाषा क्या है, किसी वेग नियम में प्रयुक्त, ये वेग नियम है,
किसी वेग नियम में या वेग समीकरण में या वेग व्यंजक में कुछ भी लिख लो, मैं प्रयुक्त अभिकारक की सांद्रण की घातों को कोट कहते हैं। अभिकारक का है, जी अभिकारक है, इस अभिकारक की सांद्रता है, सांद्रता की घात जो होती है उसको कोट कहते हैं। क्लियर? तो आणविकता इसकी कितनी होगी? आणविकता तो अनुमान से ही ज्ञात कर ले। आणविकता माने अणुओं की संख्या। तो H2O का कितना अणु है? एक अणु। इसका कितना अणु है? एक। तो एक और एक 2, तो आपका आंसर आ गया 2। आणविकता इसकी 2 है। क्लियर हो गया? ऐसी एक और उदाहरण हो सकता है। एक और उदाहरण ये और लिख लीजिए, C12H22O11 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक का नाम ग्लूकोज, एक का नाम फ्रक्टोज। क्लियर हो गया? ये भी आपका प्रथम कोटि की छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसको आवासीय एक अणु अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब बात आती है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सक्रियण ऊर्जा। इसी टॉपिक के अंतर्गत आपको सक्रिय ऊर्जा भी बता दे रहे हैं यहीं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो डाल लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक्टिवेशन एनर्जी लिखा हुआ। अब एक्टिवेशन एनर्जी लिखा हुआ है, इंग्लिश में एक्टिवेशन कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? इसको व्यक्त करते हैं EA से। ठीक है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी को किससे व्यक्त करते हैं? EA से। EA से क्यों बोलते हैं? ए का मतलब एक्टिवेशन। ए का मतलब क्या है? इस ए का मतलब एक्टिवेशन और इस ई का मतलब एनर्जी, ENERGI, इसलिए इसे एक्टिवेशन एनर्जी से व्यक्त करते हैं। तो इसका संकेत होगा EA। आपको समझ में आ गया? चलिए, अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, समझना कि जैसे मैं आप अभी शांत बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, ठीक, और कोई मुझको आके एकदम थोड़ा सा धक्का दे दे, थोड़ा सा मुझे धक्का दे दे, तो धक्का दे गया तो क्या होगा? मैं एक्टिव हो जाऊँगा, एक्टिव हो जाऊँगा, सक्रिय हो जाऊँगा, एकदम मतलब चौकन्ना हो जाऊँगा कि किसने मुझे धक्का दिया, देखूँगा। तो वो जो धक्का दिया, जो बैठा था, आपकी खुद की ऊर्जा कितनी थी? बैठे हुए पे कितनी ऊर्जा थी? तो बैठा था, स्थिर था, उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब धक्का दिया तो उसमें मेरे के अंदर एक एक्टिविटी उत्पन्न हो गई, गति उत्पन्न हो गई, गतिज ऊर्जा। तो वो गतिज ऊर्जा जो उत्पन्न होगी उसको हम यहाँ देहली ऊर्जा से कहते हैं, देहली ऊर्जा। समझ में आ गया? तो कितनी गति उत्पन्न हुई? मतलब मैं जो इतना बैठा था, तो बैठे पे ऊर्जा मान लीजिए कितनी थी आपकी, स्थिति ऊर्जा मान लीजिए आपकी कितनी थी, समझना बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। स्थिति ऊर्जा मान लीजिए अभी बैठे जब थे तो हमारी ऊर्जा थी 50 कैलोरी, ठीक है, और जैसे ही मुझे किसी ने आकर ढकेल दिया तो ढकेलने पर आपकी गतिज ऊर्जा हो गई, इसको गतिज ऊर्जा बोलेंगे, और गतिज ऊर्जा को मान लीजिए हमने क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं। अभी बताएंगे देहली ऊर्जा कैसे बोलते हैं, समझ लो बस। गतिज ऊर्जा आ गई, देहली ऊर्जा हो गई, तो आपकी अब आ गई 70 कैलोरी। अब आपने ऊर्जा ज़्यादा आ गई क्योंकि आपने एक्टिवेट हो गए, चौकन्ना हो गए, एक्टिवेट आपको कर दिया, सक्रियता आ गई आपके अंदर, तो आपकी 70 कैलोरी ऊर्जा हो गई मान लीजिए। तो अंतर कितना आया? एक्टिव होने में कितना अंतर आया? 50 था और 70 हो गया, तो एक्टिव कितना हुआ आपका? 20% एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गई। जब इसमें 20% एक्स्ट्रा हो गई तब आ गई 70। इसका मतलब जो 20% ऐड हुई एनर्जी है उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को कहते हैं क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। आ गया समझ में? सक्रिय ऊर्जा क्या हो गई? सक्रिय ऊर्जा क्या होगी? अपनी ऊर्जा के, मेरी ऊर्जा थी, अपनी ऊर्जा के अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ही तो है, अपनी ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और अब अपनी ऊर्जा किसकी ऊर्जा? अभिकारक। यहाँ मैं तो रिएक्शन नहीं कर रहा, यहाँ अभिकारक अणु रिएक्शन कर रहे हैं, तो अभिकारक की बोलोगे तो क्या डेफिनेशन हुई? अभिकारकों की अपनी ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा, अभिकारकों की अपनी ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा, चाहो तो न्यूनतम मात्रा बोल सकते हैं, न्यूनतम माने कम मात्रा, ठीक है, और न्यूनतम बोलने में कठिनाई होती तो वह मात्रा बोल दो। समझ में आ गया? क्या डेफिनेशन होगी? वह मात्रा जो संघट्ट से, संघट्ट माने अब जो आपने देखा मैं बैठा था और मेरे को किसी ने आकर ढकेला दिया, ढकेल दिया, ढकेल दिया इसका मतलब टकरा गया,
कोई व्यक्ति मेरे से टकरा गया या मेरे को हाथ मार दिया, कुछ भी मान लो, तो टकरा गया, टकराने पर होते हैं संघट्ट। इसको टकराने का बोलते हैं संघट्ट, या टक्कर भी बोल सकते हैं। वो देखो लिखा हुआ है टक्कर। संघट्ट से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो संघट्ट से ही तो ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है, तो उसी को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और फिर जैसे ही उत्पन्न होती है फिर उसको किस में बदल देती है, उत्पाद में। तो मैं तो उत्पाद नहीं बना रहा, लेकिन अभिकारक अणु उत्पाद बना लेते हैं, ठीक है, ठीक बात, क्लियर। तो डेफिनेशन आपके सामने क्लियर हुई, क्या हुई कि अभिकारक अणुओं की या अभिकारकों की अपनी ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा, किसकी, अपनी ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जो उनके परस्पर, उनके माने अभिकारक अणुओं के, जो उनके परस्पर संघट्ट से या टकराने से प्राप्त होती है और उन्हें उत्पादों में बदल देती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया, लिख लीजिए। इसे EA से व्यक्त करते हैं, लिखा हुआ है। इसका मात्रक जूल प्रति मोल होता है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब ये मोल क्यों लगा दिया, बटे मोल क्यों लगा, क्योंकि ये ऊर्जा एक मोल के लिए नापी गई है, इसलिए जूल प्रति मोल कहते हैं। ये एक मोल ऊर्जा की मात्रा होती है। बात समझ में आ गई। अभिकारक अणु का एक मोल होना चाहिए, तब ये ऊर्जा बनेगी, ठीक है। यहाँ अभिकारक अणु जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने उदाहरण बताया था, तो यहाँ आपका एक मोल होना चाहिए, तब ऊर्जा की मात्रा होती है, क्लियर। हाँ, तो एक मोल ऊर्जा, इसलिए प्रति मोल कहते हैं। तो जूल प्रति मोल होता है या कैलोरी प्रति मोल होता है, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सूत्र लिख लीजिए। सक्रियण ऊर्जा बराबर, यह ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है। अभी दिखाऊंगा देहली ऊर्जा क्या होती है, समझ लेना। सूत्र ले लो, सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस, देहली ऊर्जा कौन सी है, ये वाली 70, माइनस स्थिर ऊर्जा कौन सी है, अभिकारक की ऊर्जा। तो स्थिर ऊर्जा कितनी है, 50। तो इसलिए देहली ऊर्जा, सूत्र बना आपका देहली ऊर्जा माइनस अपनी स्थिति ऊर्जा, अपनी तो है ये, अपनी वाली अभिकारक अणु की, तो वो लिखा है अभिकारकों के टक्कर से पहले। टक्कर से पहले मतलब टक्कर से पहले मैं अकेला था, टकराने बाद में कोई दूसरा बंदा टकराया तो अपनी स्थिति ऊर्जा बोलेगी। तो टक्कर से पहले, अभिकारकों की टक्कर से पहले स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होती है। अब इसको, अब आपको सर समझोगे सर देहली ऊर्जा क्या होती है। चलो एक उदाहरण के तौर पर आपको थोड़ा सा समझा दे रहे। एक चीज़ और लिख लीजिए, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, मैंने आपको यहाँ नहीं लिखाया, आप नोट पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद ये सूत्र के बाद एक नोट पॉइंट लिखो, फिर हम आपको समझाते दें। बहुत अच्छा, नोट पॉइंट क्या है, लिख लीजिए। यह सक्रियण ऊर्जा ही रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए आवश्यक होती है, रासायनिक अभिक्रिया कराती है। अगर सक्रिय ऊर्जा होगी मतलब मैं एक्टिव होऊंगा तभी तो कार्य करूंगा। तो एक्टिव एनर्जी, अगर मैं एक्टिव नहीं हुआ तो मैं कार्य नहीं करूंगा। इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा ही रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए आवश्यक होती है। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा नोट पॉइंट, यह सक्रिय ऊर्जा पहले अभिकारकों को, मतलब मेरे को, अभिकारकों को पहले मध्यवर्ती में बदलती है। किसमें, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती कहते हैं सक्रियत संकुल, ये लिखा हुआ है आप देख लीजिए, सक्रियत संकुल, ठीक है बेटा। पहले मध्यवर्ती को क्या बोलते हैं, सक्रियत संकुल। ये अस्थायी होता है, कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, सक्रिय संकुल में बदलती है। फिर बाद में ये सक्रिय संकुल अपने आप टूटकर उत्पाद में बदल जाता है। बात समझ में आ गया, क्लियर होगा एकदम पूरी। चलो बहुत अच्छा। अब इसको अब एग्जाम्पल के तौर पर कैसे समझेंगे, चलिए हम आपको समझाते हैं। इसी नोट पॉइंट में ही एग्जाम्पल लिख लेंगे, डेफिनेशन में इसको एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे। आपकी इच्छा अगर क्वेश्चन आए डेफिनेशन में एग्जाम्पल लिखने के तो आप लिखना, वरना नहीं। डेफिनेशन इसकी केवल आती है, उदाहरण सहित नहीं आता। चलिए उदाहरण में मान लीजिए, देखिए आपको, आपने देखा होगा बहुत सी रिएक्शन है, NCERT में जो रिएक्शन लिखी वही लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। H2 + I2 = 2HI बनता है। अब आप सोच रहे होंगे सर H2 + I2 = 2HI इतनी आसानी से बन जाता, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। H2 और I2 के संयोग से तुरंत HI नहीं बनता और इतनी आसानी से HI नहीं बनता। बनता कैसे, वही सक्रिय ऊर्जा 2HI बनाती है। कैसे बनाती है देखिए, सक्रिय ऊर्जा H2 है, आप जानते हो H और H के मध्य एक बॉन्ड है,
सहसंयोजक बंध, अधातुओं के बीच एक सहसंयोजक बंध बनता है, आपको पता है। ऐसे ही आपका I और I के बीच भी आपका एक बंध है या नहीं है। तो इन दोनों की आपस में क्रिया करानी, इस परिवार के साथ रिएक्शन करानी है, तो कैसी रिएक्शन होगी? इस परिवार से रिएक्शन कैसे होगी बताइए बेटा, कैसे होगी? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये टूटेगा और इसके साथ जुड़ेगा। मतलब साफ है, ये बॉन्ड जो है वो ढीला हो जाएगा, ढीला मतलब कमज़ोर पड़ जाएगा ये बॉन्ड। मतलब अब देखिए, अब मुझे उसके साथ रिएक्शन करनी है। मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ये दो आपस में अणु हैं, ये दो अणु हैं, ये दो अणु हैं, ठीक है। आपस में H और H H2, I और I I2 है। अब ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, ये भी आपस में चिपके हुए हैं। अब इसके साथ क्रिया करानी है, इसके साथ क्रिया करानी, तो क्या करेगा? इसको पहले ये वाला H, इस H को थोड़ा सा दूर हटाएगा, थोड़ा सा हल्का सा कमज़ोर करेगा, तो ये बॉन्ड कमज़ोर होने लगेगा। और जब ये कमज़ोर हो रहेगा, मतलब ये इधर की ओर मतलब अपोजिट होगा, विपरीत दिशा में होगा, मतलब दूर हटेगा, और यहाँ इधर पास की ओर आएगा। इससे जुड़ रहा है, ग्रीन वाला इससे जुड़ रहा है, तो ये ऐसे पास होगा, देखिए ऐसे समझ में आ रहा है? मतलब इससे तो ये दूर हटता जाएगा, ऐसे देखो हटता जा रहा है, ऐसे, और ये इसके पास होता जा रहा है, और ये हट जाएगा, एकदम हट गया, और ये इससे जुड़ जाएगा, और ये भी इससे हट जाएगा, वो ये भी तो उससे हटेगा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया? और वो उससे जुड़ जाएंगे। ऐसे इसको रिएक्शन को हम करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड बनने लगेगा I के साथ। सही बेटा? I के साथ। तो रिएक्शन आपकी कैसे होगी? ये इसके साथ बनने लगेगा, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा? ये वाला, ये टूटने लगेगा, ये टूटने लगेगा और इधर जुड़ने लगेगा। मतलब ये टूटेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। जब ऐसा होगा तो इसी को कहते हैं मध्यवर्ती। ठीक है, ये मध्यवर्ती कैसा होता है? अस्थायी होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, कमज़ोर होता है। इसीलिए थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ये वाला, ये यहाँ से कट जाता है, टूट जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये आपस में मजबूत होकर चिपक जाता है, जुड़ जाता है। तो ये बन जाता है HI, देखो बन गया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ के मध्य बॉन्ड खत्म हो जाता और HI बन जाता। समझ में आ गया? इस प्रकार H प्लस HI दो HI बन जाते हैं। इसको कहते हैं उत्पाद, और इसको कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। समझ में आ गया? इसी मध्यवर्ती का नाम है सक्रियत संकुल। क्या नाम है? सक्रियत संकुल। संकुल बोल दो या फिर संकर बोल दो। सक्रियत संकुल मतलब कम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स बोलेंगे। एक्टिव कम्प्लेक्स क्या बोलेंगे? ACTIV, एक्टिव कम्प्लेक्स। जटिल एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कंपाउंड जटिल बनेगा, लेकिन अस्थायी होगा, इसलिए अनस्टेबल होने के बाद तुरंत अपने आप टूटकर उत्पाद में बदल जाएगा। ये आपका लिखा हुआ है, इसको नोट कर लें। आपको समझ में आ गया? ऐसे बनती हैं रिएक्शन। अब जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का क्या यूज हुआ, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको समझा दे रहे हैं। अभी तो आपको केवल कॉमनली आपको व्यवहारिक तौर पर समझाई थी, अब आपको एक ग्राफ के द्वारा आपको समझा रहे हैं। देखिए कैसे होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, बड़ा आपको सोच समझ के आपको समझना है क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी, हमें नहीं पता क्या है। क्या देखिए, ये आपका मान लीजिए उत्पाद के लिए है। ठीक है, इसके बीच ग्राफ खींचे। समझ में आ रहा बेटा? तो ये आपका ग्राफ खींचे। मान लीजिए उत्पाद आपका अभिकारक जो है, वो अभिकारक की ऊर्जा इस समय मान लीजिए आपकी यहाँ है ER। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ER फॉर रिएक्टेंट माने अभिकारक, और E फॉर एनर्जी, अभिकारक की ऊर्जा है। अभिकारक क्या करेगा? सबसे पहले धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? सक्रियत संकुल में बदलेगा। ये थोड़ा सा हटा दें। किस में बदलेगा बेटा?
सक्रियत संकुल में बदलेगा। बदलेगा, सक्रिय संकुल क्या बोलते हैं, अभी बताया था मध्यवर्ती में, तो ये मध्यवर्ती में बदलेगा। मध्यवर्ती में बदलने के बाद फिर प्रोडक्ट स्टार्ट करेगा, फिर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेगा, बनाते 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 मान लीजिए उसने प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया, ये प्रोडक्ट हो गया। सही बेटा, ये रिएक्टेंट है, इसको R मान लो, चलो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। समझ में आ गया। तो इस समय इसकी रिएक्टेंट की ऊर्जा क्या है, ये आपकी इस रिएक्टेंट की ऊर्जा, इसको हम ER से व्यक्त कर दे रहे, और ये प्रोडक्ट की ऊर्जा है। तो प्रोडक्ट कहाँ बना, इसको लाइन कर दो, ये आपकी प्रोडक्ट की ऊर्जा है, EP फॉर प्रोडक्ट की ऊर्जा। समझ में आ गया। देखिए इस एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस एक्स अक्ष से लेकर अंत तक ये आपकी ऊर्जा होती है देहली ऊर्जा। इस देहली ऊर्जा को लांघ कर, देहली ऊर्जा मतलब एक सीमा है, देहली ऊर्जा क्या है, एक तरह की सीमा है, इस सीमा के अंतर्गत ही अभिक्रिया होगी। इससे ऊपर ऊर्जा हो जाने पर रिएक्शन नहीं होती। सही है, इससे कम ऊर्जा हो जाने पर रिएक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब ये आपकी एक देहली ऊर्जा है। इससे कम ऊर्जा तब होगी जब इसका रास्ता बदल जाए, तो इसका अगर रास्ता बदल गया तो इससे कम ऊर्जा पर रिएक्शन हो जाएगी, अगर रास्ता नहीं बदला तो इससे कम ऊर्जा पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये एक सीमा हो गई, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, इसको दोहली ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसमें, अब एक्टिवेशन एनर्जी समझने के प्रयास करना बेटा। मैंने अभी क्या बताया था, अभिकारक अणु की अपनी ऊर्जा, अभिकारक अणु की अपनी ऊर्जा कितनी हुई बताइए, अभिकारक अणु की अपनी ऊर्जा कितनी हुई, ये अभिकारक अणु है, इसकी अपनी ऊर्जा कहाँ से कहाँ तक हुई, यहाँ से लेकर ये अभिकारक की ऊर्जा हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अभिकारक की क्या हो गई ऊर्जा, इसको हम स्थिति ऊर्जा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्थिति ऊर्जा, क्योंकि ये स्थिति में था, यहाँ स्थिर था, अभी बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था, और जैसे किसी ने ताप दिया या उसको टेम्परेचर दिया, तो जैसी टेम्परेचर दिया वैसे ही अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में बदलने लगा। ऐसे उत्पाद में जैसे ही बदला वैसे ही क्या हुआ, जैसे जैसे उत्पाद में ये बदला वैसे ही ऊपर धीरे धीरे जाकर मध्यवर्ती में कन्वर्ट हो गया। तो मध्यवर्ती में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो वो मध्यवर्ती तक की ऊर्जा होती है सक्रियण ऊर्जा। इसका मतलब, और देहली ऊर्जा कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक की आपकी ऊर्जा होगी, क्या होगी, देहली ऊर्जा। इसी को क्या कह सकते हैं, गतिज ऊर्जा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा आपकी देहली ऊर्जा, समझना बेटा, और यहाँ से यहाँ तक की खुद की ऊर्जा। तो बताइए एक्स्ट्रा कितनी हुई, यहाँ से लेकर कितनी एक्स्ट्रा हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी, अतिरिक्त ऊर्जा होगी। देखो ये तो खुद की ऊर्जा है, और ये हो गई देहली ऊर्जा, समझ रहे हैं, मतलब गतिज ऊर्जा, वो गति हो गई। अब ये ऊर्जा एक्स्ट्रा हो गई, देखो अभिकारक की खुद की ऊर्जा थी, और वहाँ से कितनी ऊर्जा यहाँ तक मिली आपको, देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा, मतलब ये वाली ऊर्जा माइनस ये वाली ऊर्जा घटा दोगे तो आपका ये ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसको कहा गया सक्रियण ऊर्जा। इसको हम ER से व्यक्त कर सकते हैं, किससे, ऐसे लिख दो EA, सही है बेटा, EA लिख दो। क्या बोल सकते हैं, इसको हम EA बोल सकते हैं। ये फॉरवर्ड होती है, आगे चल रहा, फॉरवर्ड माने आगे, फॉरवर्ड को हिंदी में कहते हैं अग्रगामी। तो फॉरवर्ड हो रहा, आगे चल रहा है, तो इसलिए इसको F से व्यक्त कर सकते हैं, EAF। देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, चित्र में आपको मैंने बता दिया, चित्र भी देखते जाओ, EAF। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक हुई EAF, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को सक्रियण ऊर्जा की, ये किसकी, अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा हो गई। उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा की बात करें तो कितना हुई, तो उत्पाद की अपनी ऊर्जा कितनी है, उत्पाद की अपनी ऊर्जा इतनी है, केवल इतनी सारी सी है। तो एक्टिव कितना हुआ, देहली ऊर्जा कितनी, इतनी, तो देहली ऊर्जा माइनस इतनी ऊर्जा, तो कितनी बची, यहाँ से लेकर इतनी बची। बोलो, ये आपको लिखा, तो ये ऊर्जा आपकी क्या बची, EA, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी हुई। ये किसकी हुई, बैकवर्ड प्रोडक्ट की, EP लिख सकते हो इसको, आप चाहो तो ऐसे ही इसको ER लिख सकते हो, EAR, मतलब रिएक्टेंट की सक्रिय ऊर्जा, प्रोडक्ट की सक्रिय ऊर्जा। लेकिन हमने इसमें FB माना है, आप B मान लो, यहाँ
एफ माना फॉरवर्ड माने आगे की ओर, बैकवर्ड माने पीछे की ओर, ये पीछे की ओर उल्टा हो रहा है, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। क्लियर हुआ? आपको सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गया? इसका मतलब परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया कि अभिकारकों की अपनी ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जो परस्पर संघट्ट से प्राप्त होती है, टकराने से प्राप्त होती है, उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गई? अब ऐसे उत्पादों की भी सक्रिय ऊर्जा हो जाएगी। अब उत्पादों के परस्पर टकराने से प्राप्त होने वाली ऊर्जा उत्पादों की सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब एक बात क्या है, ये जो परिवर्तन आया, देखिए अब सुनिए, सक्रिय ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है उसको डेल्टा एच से व्यक्त करते हैं। किससे? डेल्टा एच। तो डेल्टा एच बताइए कितना हुआ? डेल्टा एच कोई छात्र बताए डेल्टा एच कितना हुआ? ये यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट की ऊर्जा, इसको कहते हैं ई ए बी। सही बेटा? ई ए बी। और ये यहाँ से यहाँ तक की फॉरवर्ड ऊर्जा ई ए एफ, ये उसको डेल्टा एच से व्यक्त करते हैं। लेकिन डेल्टा एच में पहले एफ लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या लिखा जाता है? वो आपका फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है ई ए एफ माइनस ई ए बी। पहले आगे चलेगा उसके बाद ही तो पीछे चलेगा, तो पहले आगे जाएगा, आगे से फिर वापस पीछे आएगा, तो पहले आगे चलेगा इसलिए फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। तो एफ ई ए एफ माइनस ई ए, ये डेल्टा है। इसको एंथैल्पी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ। एंथैल्पी को ऊष्मा कहते हैं। हीट, हीट माने ऊष्मा, गर्मी। हीट कितनी हुई, तो इसको कितनी हीट मिल गई? प्रोडक्ट में इतना था, प्रोडक्ट की ऊर्जा इतनी थी और इसकी ऊर्जा इतनी है, तो हीट कितनी मिल गई? ये वाली हीट केवल इतनी हो गई। ठीक है? देखिए ये आपकी समझो ये वाली ऊर्जा आपकी ये वाली रही ई ए, यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा आपकी ई ए है, ये रही ई ए। और यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा, यहाँ से लास्ट बार तक की ऊर्जा क्या है? ये है ई ए बी। और यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा है, यहाँ से ई ए एफ। तो इसका मतलब एफ छोटी है और ई बी बड़ी है, तो एफ का मान छोटा है और ई ए बी का मान ज़्यादा है। इसका मतलब इसका मान कम है, इसका मतलब ई ए, समझना, ई ए एफ इज लेस देन, ये एफ कम है और ई ए बी बैकवर्ड का ज़्यादा है। इसका मतलब अभिक्रिया उल्टी चल रही है, और जिस अभिक्रिया उल्टी चलती है उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी। छेपी माने पीछे, तो छेपी माने पीछे चलती है। समझ में आ रहा है? इसमें पीछे चलेगी अभिक्रिया। बात समझिएगा? ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया पश्चगामी हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया कैसे हो जाएगी? पश्चगामी। इसका मतलब ये ग्राफ जो बना है वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का बना है, तो इसलिए इसके नीचे आप लिखेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का ग्राफ। क्लियर हो गया आपको? एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गई। तो और आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में समझ में आ गया। ठीक है? और आपको एंथैल्पी और देहली ऊर्जा के मतलब भी समझ। तो देहली ऊर्जा कहाँ से होती है? एक्स अक्ष से लेकर अंतिम मध्यवर्तक की दूरी देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है? देहली ऊर्जा क्या हो गई? समझ में आ गया? हॉरिजेंटल एक्स अक्ष से, अर्थात प्रारंभिक बिंदु से मध्यवर्ती बिंदु तक की दूरी आपकी क्या हो गई? आपकी हो गई देहली ऊर्जा। क्लियर? तो देहली ऊर्जा बहुत ज़्यादा हुआ करती है। इस देहली ऊर्जा के अतिरिक्त कोई ऊर्जा होगी वो नहीं हो सकती, तो देहली ऊर्जा से कम ही होगी जो भी होगी। क्लियर? देहली ऊर्जा से सब कुछ कम होगा, आपकी जितनी भी ऊर्जा होंगी वो देहली ऊर्जा से कम ही होंगी, क्योंकि दहलीज लांग जाएगा तो आप कभी वापस नहीं आएगा, मतलब क्रिया में रिएक्शन नहीं होगी। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट इसी प्रकार दूसरा ग्राफ अगर बनाएं, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो आपको बाई चांस आपको इस टाइप में ग्राफ आ जाए, तो इसलिए मैं आपको सारी तरीके से आपको सब कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगर ऐसा है, मेरी बात समझने की प्रयास करिए कि अगर मान लीजिए अभिकारक इस समय अभिकारक है R, और अभिकारक धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर या कुछ भी रिएक्शन कराने पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे उत्पाद मध्यवर्ती में, ये मध्यवर्ती में बदल गया। मध्यवर्ती में जैसे ही बदला, मध्यवर्ती में बदलेगा तो प्रोडक्ट बनाते 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 अब की उसके पीछे ही रह गया, मतलब अब तक अब की तुरंत ही बन गया प्रोडक्ट, मतलब उस अभिक्रिया में बहुत अंत में प्रोडक्ट बना और इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट पहले ही बन गया। मान लीजिए यहाँ बन गया, तो क्या हो गया?
तो आप बताइए, आपको बताया यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा जो अभिकारक की ऊर्जा होती है और यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा, ये आपकी ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा आपकी क्या हो गई, ई आर। अभी बताइए अभिकारक की स्थितिज ऊर्जा है, खुद की ऊर्जा, और ये आपकी ई पी हो गई, ये प्रोडक्ट की स्थिति ऊर्जा है। समझे बेटा, ये आपकी प्रोडक्ट की स्थिति ऊर्जा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा, इसमें ई आर ज़्यादा, ई आर कम है और ई पी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, और देखिए, लेकिन हमें तो सक्रिय ऊर्जा देखनी है, ई आर ई पी नहीं देखनी, मुझे तो ई ए देखना है। तो ई ए बताइए कितना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसलिए ई आर ई पी हमने हटा दे रहे, कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए था। आप केवल इसको ध्यान रखें, इसमें बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें ई ए, ई आर और ई पी नहीं देखनी, मुझे देखने है ई ए, ई ए, ई ए आर और ई ए पी देखनी। तो ई ए आर कितनी है, तो यहाँ से आपकी मैंने बताया मध्यवर्तक की दूरी अतिरिक्त, देखो ये खुद की ऊर्जा है, उसकी खुद की ऊर्जा से एक्स्ट्रा कितनी है, ये, तो इसको कहते हैं ई ए आर। समझ में आ गया? या ई ए एफ भी बोल सकते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा कितनी हो गई, ये देखो प्रोडक्ट की ऊर्जा इसमें ज़्यादा है, प्रोडक्ट की ऊर्जा ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक की मध्यवर्ती तक की ऊर्जा कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा, ये मध्यवर्ती तक की कितनी हो गई, ई ए पी, अर्थात ई ए बी भी बोल सकते, ई ए पी। इसका मतलब साफ है कि इसमें इसकी ऊर्जा अब की बार ज़्यादा है और इसकी ऊर्जा कम है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। देखिए क्या, इसका मतलब ये का मान ज़्यादा, तो आप लिखेंगे ई ए एफ इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है किससे, ई ए पी से। जब ई ए पी पे से बना है तो आपका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। सूत्र होता है आपका ई ए एफ माइनस ई ए बी, यही होता है। या एफ की जगह आप एफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर, आप आर भी लिख सकते हो। इस पी की जगह आप बी भी लिख सकते हो, तो इसलिए पी मान लो, आपके ऊपर है। यहाँ चाहो तो एफ मान लो, हमने एफ माना तो एफ मान लीजिए, यहाँ बी माना तो बी मान लो, यहाँ एफ माना एफ। तो इसकी ऊर्जा आपकी ज़्यादा है, तो इसका मान ज़्यादा मान लीजिए, ज़्यादा, और इसका मान कम है मान लीजिए कम है, तो इसमें घटाएंगे तो प्लस का ही तो बचेगा। जब प्लस का आएगा तो अभिक्रिया ऊष्मा कैसी होगी, शोषी होगी। अगर डेल्टा एच का मान प्लस में आ जाए तो ऊष्मा शोषी होती है, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो। अगर माइनस में आ जाए तो छेपी माने निकालना, माइनस माने निकालना, माइनस माने कम होना, तो ऊष्मा छेपी माने निकालना, छेपना, खत्म करना, ठीक है। और शोषी माने लेना, तो प्लस होगी तो प्लस माने लेना, ले रहा, शोषी होगी। क्लियर हो गया? वो किस पर डिपेंड करता है, इस पर। तो आपको सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गई। सक्रिय ऊर्जा क्या है, अभिकारक अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा, जो अभिकारक अणुओं की अपनी ऊर्जा है, अभिकारक अणुओं की अपनी ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जो परस्पर संघट्ट से, अभी तो यहाँ था, और जब किसी ने तमाचा मारा या झटका दिया या ढकेला दिया तो वो एकदम बढ़ के इतना हो गया, तो इसका मतलब एक्टिव हो गया। तो इसलिए एक्टिव कितना हुआ, इतना। समझ में आ गया? उसको एक्टिव एनर्जी कहते हैं। बच्चों को एक्टिव एनर्जी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको बार बार समझाने का प्रयास किया और डिटेल और डीपली समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आता, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ये आपका नोट कर लें, आपको समझ में आ गया हुआ है, ठीक है। अब लिखेंगे, अब मैं क्वेश्चन वो बोल रहा हूँ क्या, सक्रिय ऊर्जा के महत्व। तो हेडिंग डाल लीजिए, सक्रिय ऊर्जा के महत्व। सक्रिय ऊर्जा के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। पहला पॉइंट है, ये लिखा आपका, अभिक्रिया की तुलनात्मक जानकारी, अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त होती है इससे, क्योंकि सूत्र आपको पिछली वीडियो में लिखा चुका हूँ, अभिक्रिया वेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल सक्रिय ऊर्जा होता है। सक्रिय ऊर्जा अगर कम होगी तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, इस सूत्र से पता लग जाएगा, उतार लो। दूसरा है, अभिक्रिया के ऊष्मा क्षेपी कहते हैं एक्सोथर्मिक तथा अथवा ऊष्मा शोषी, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक होने का ज्ञान होता है। कैसे, वो सूत्र लिखा है, डेल एंथैल्पी बराबर ई ए एफ माइनस ई ए बी। अगर मैंने बताया, यदि उसमें लिखा है यदि डेल्टा एच निगेटिव है तो ऊष्मा क्षेपी, और यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ऊष्मा शोषी। बी ई आपने लिखा है, आप कुछ बच्चे नए बच्चे समझ रहे हैं, सर बी ई क्या है। बी ई का मतलब है, मैं शॉर्ट संक्षेप में करता हूँ, पॉजिटिव
ऐसे लिखोगे POSITIVE। तो पॉजी को, इसको पॉजी लिखा, पॉजी, इसको प्लस लगा दो और लास्ट वाले को VE लिख दो प्लस V, तो शॉर्ट संक्षिप्त हो जाता, नहीं तो हिंदी में लिख लो पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब आप इसके ग्राफ भी बना लीजिए, जो आपको ग्राफ बनाए हैं ये ग्राफ आप बना लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है। EAF क्या है? फॉरवर्ड अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, जहाँ EAB क्या है? बैकवर्ड अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा या उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा, ऊपर वाली है अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा EA शून्य होती है तो उस अभिक्रिया के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी पॉइंट लिख लीजिए। उस अगर सक्रिय ऊर्जा अगर शून्य हो गई, जब सक्रिय ऊर्जा है ही नहीं तो ताप खूब तमाचा मारते रहो, उसमें एनर्जी है ही, जैसे मैं बैठा हूँ मेरे पास एनर्जी है ही नहीं, मुझ में आकर कोई धकेला मार दे, एनर्जी है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? मेरे पर उस धकेला, जो धकेला माने ताप मारा है, उस ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्यों? मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। ये भी आपको समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, जिससे अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक दोनों बढ़ जाते हैं। ये तो आपको लिखा दिया। इसको और डिटेल समझाना तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल, इसको भी चित्र के सहित, चित्र द्वारा हम उत्प्रेरक के प्रभाव को हम समझा देंगे और ताप के प्रभाव को भी चित्र के द्वारा और अच्छी प्रकार से समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे पड़ता है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।